अमृतपाल हेल्ड इन पंजाब शिफ्टेड टू जेल इन असम। तो अमृतपाल जी के बारे में तो आपको काफ़ी कुछ पता ही होगा। यहाँ से कुछ टाइम पहले, करीबन 1-1.5 महीना पहले, पंजाब में काफ़ी बड़ा बवाल हुआ था। उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, जो भी उस बवाल में भागे थे, उन सबको अरेस्ट किया गया। अमृतपाल सिंह जी भाग चुके थे और करीबन 1 महीने से ज़्यादा ही हो चुका है, करीबन 40 से 45 दिन हो गए ये जो है फरार थे। तो 2-3 दिन पहले हुआ ऐसा है कि जो पंजाब पुलिस है, उन्होंने अमृतपाल सिंह जी को अरेस्ट किया। अरेस्ट करके उन्हें पंजाब से असम ले जा रहे हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, अमृतपाल सिंह को काफ़ी डिटेक्शन फेस करना पड़ रहा है, काफ़ी तकलीफ हो रही है उन्हें, क्योंकि उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत अरेस्ट किया है पंजाब पुलिस द्वारा। तो पंजाब पुलिस ने इसे बोगा डिस्ट्रिक्ट, जो कि पंजाब में है, वहाँ से अरेस्ट किया। फ़ोटो दिख रही है आगे आपको। तो अरेस्ट तो कर लिया गया है। यहाँ पे असम क्यों ले जाया गया है, तो देखिए, असम में एक डिब्रूगढ़ जेल है, दिख रही होगी आपको जेल कहाँ पे है फोटोज़ में। वहाँ पे उन्हें टाइट सिक्योरिटी में रखा गया है। क्यों, तो वो भी हमको बताएंगे। तो 2-3 दिन पहले की बात है, सुबह सुबह की बात है, वहाँ पे एक रोडेगांव नाम से एक गाँव है, वहाँ पे जर्नैल सिंह का जन्म हुआ था, जिसे 1984 में मार दिया गया था। उन्हीं के गाँव में यह, वहाँ पे एक गुरुद्वारा है उस गाँव में, वहाँ पे ये मिले हैं भाई साहब। तो वहाँ पे करीबन 3 से 4 सप्ताह हो चुके हैं। जो अजनाला में देखिए जो बवाल हुआ था ना, उसके बाद से ये सब लोग भाग गए थे और ये भी उनमें भागे थे। तो जो अमृतपाल सिंह के जितने भी साथी हैं, उनको भी असम जेल में रखा गया है, सेपरेट सेल्स में। तो देखिए, असम में उन्हें शिफ्ट क्यों किया गया है, इसका बड़ी एक काफ़ी अच्छी खासी वजह है। तो देखिए, पंजाब में बहुत ज़्यादा, मतलब पंजाब में बहुत ज़्यादा बवाल हो सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अगर उन्हें इतना दूर रखा जाएगा, या पंजाब के आसपास ना रखते हुए असम में रखा जाएगा, तो ये पंजाब की सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा और एक अच्छा कदम हो जाएगा। करीबन 2600 से 2700 किलोमीटर दूर है यह जो डिब्रूगढ़ जेल है। आपको मैप्स पे सब कुछ दिख ही रहा होगा। और अगर इसके अलावा कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछिए, ज़रूर हम बताएंगे। तो इसके जो सपोर्टर्स थे, वो भी असम की जेल में ही उन्हें रखा गया है, लेकिन उन्हें अलग अलग सेपरेट सेल्स में रखा गया है। डिब्रूगढ़ जो जेल है, यह अंग्रेज़ों के समय की जेल है। तो मेन सवाल यह है कि पंजाब से लेके हो गए, पंजाब की जेल में भी डाल सकते थे, वैसे दंगे फसाद तो होते रहते हैं। तो देखिए, पंजाब में ऐसे अलग अलग ग्रुप्स हैं जो बवाल खड़ा कर सकते हैं। जेल के आसपास दंगा हो सकता था, पुलिस वालों और जनता के बीच में फिर से भिड़ंत हो सकती थी, जो पहले भी हो चुकी है, इसलिए उन्हें असम ले जाया गया। तो इस व्यक्ति को, जो मेन समझने जैसी बात है, उसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया है। हालांकि इनके ऊपर 6 क्रिमिनल केसेस भी है, लेकिन इन्हें अरेस्ट NSA के थ्रू किया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू। तो देखिए, इस एक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें आप डायरेक्टली किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ शंका के आधार पे। मेनली ये वीडियो NSA को समझाने के हिसाब से किया गया है। तो देखिए, 1980 में आर्टिकल बना था। तो द NSA इज़ अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। आपको फ़ोटो में सब दिखा रहे होंगे, इस फोटो के हिसाब से फ़ोटो के साथ ही हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि ये है क्या, इसकी आलोचना भी की जाती है, इसका हर एक चीज़ आपको समझाई जाएगी NSA से जुड़ी। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, मतलब कि एक व्यक्ति को अरेस्ट कर देना ताकि वो जो क्राइम फ्यूचर में करना चाहता है, उससे उसको रोका जा सके। मतलब एक शक के आधार पे एक व्यक्ति को अरेस्ट कर देना, मतलब पुलिस को ये गारंटी है कि वो जुर्म करने ही वाला है, उसे रोकने के लिए उसे पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है, ताकि जनहानि ना हो, जनता की शांति को बनाया जा सके। तो ये जो टॉपिक है ना, इससे बिहार के कुछ समय पहले भी बिहार में केस हुआ था, उसके चक्कर में भी, उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था ये विषय। तो बिना किसी क्राइम किए बगैर एक व्यक्ति को इस तरह अरेस्ट करना क्या संविधान ये अलाउड करता है? तो देखिए, आर्टिकल 22(3)(b) कॉन्स्टिट्यूशन का ये अलाउ करता है कि ये हमारे जो पुलिस वगैरह है, कानून, वो उसे अरेस्ट कर सकता है अगर वो हमारे कंट्री के सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने या पब्लिक की शांति को भंग करने में रिस्पॉन्सिबल है, या उसकी आशंका या पूरी गारंटी है पुलिस को कि यही करेगा, तो उस आशंका पे उसे अरेस्ट किया जा सकता है। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 4 को अगर आप देखोगे हमारे कानून के, तो हमारे पास ऐसा कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है जो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट तो कर ले, लेकिन उसे 3 महीने से ज़्यादा रख सके। यानी देखिए, अगर किसी एक
एक व्यक्ति पे शक है, उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के अंडर रख दिया, फिर उसे अरेस्ट करने के बाद केवल 3 महीनों तक ही रखा जा सकता है, ऐसा नियम अभी तक था। लेकिन 3 महीने से आगे अगर उसे रखना है तो उसे उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड जो है वो एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कानून के समक्ष कोर्ट में कि आगे उसे अरेस्ट क्यों बढ़ाना चाहिए उसे। तो ऐसा अगर होता है तो मतलब प्रूफ किया जाए अगर कि ये एक वैलिड इंसान है जिसे अरेस्ट करना चाहिए, तो उसे आगे और अरेस्ट किया जा सकता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये दोनों अलग अलग है। देखिए 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन के एक्ट में थोड़ी बदलाव करने की कोशिश की गई। तो बदलाव कैसा, मतलब कहा यह जा रहा था कि किसी को भी अरेस्ट करके रखा जा सकता है 3 महीने तक। तो ये जो बदलाव किया जा रहा था अमेंडमेंट के द्वारा, इसको 3 महीने से घटा के 2 महीने तक किया जाना था, लेकिन इससे कोई अप्रूवल नहीं मिला, यह लागू ही नहीं हुआ। तो जो ओरिजिनल 3 महीने का पीरियड था वो स्टिल कंटिन्यू था। जब किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया जाता था तो फिर उसे 3 महीने तक रखा जाता था जेल में। तो हमारे पार्लियामेंट के लॉ से उसी के प्रोविज़न के तहत ये सब उसी के दायरे में रह के ये सब कारनामे होते थे अभी तक। तो हिस्ट्री तो आप समझ गए अभी तक ये सब में होता क्या है, वो भी आप कभी तक समझ गए। आप थोड़ी गहरी बात करते हैं। तो अब देखिए हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को समझेंगे कि जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो एक प्रकार का नेशनल प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं है। मतलब कि ये जो एक्ट है ना ये काफ़ी पुराना है, नया नवेला एक्ट नहीं है। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के समय से यह एक्ट दायरे में है। तो देखिए 1818 के समय की हम बात करते हैं, 1818 की, मतलब करीबन 200 साल पहले। उस समय में जब अंग्रेज़ों का राज था, सरकार ने अपना पावर बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ को लाया गया। अभी तक हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की बात नहीं की जा रही है। तो यह जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ है यह सरकार की पावर बढ़ाने के लिए, जो जनता में सरकार का भय लाने के लिए यह एक्ट लाया गया। और सरकार के पास में यह पावर आ गई थी कि वह किसी को भी बगैर किसी चेतावनी के जस्ट अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद 1919 करीबन 101 साल बाद रॉलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाया गया। और इसने भी क्या किया कि देखिए अगर किसी पर्सन के ऊपर शक है तो बिना किसी वजह के, जब सिर्फ शक के आधार पर कि वो आगे जाके क्राइम करेगा, उसे अरेस्ट किया जा सकता है। तो उसके बाद क्या हुआ, 1919 के बाद, ये दूसरे कानून के बाद देश आज़ाद हो जाता है। तो देखिए इंडिया का देश आज़ाद होने के बाद 1950 में हमें प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में हमें पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इंडिया का अपना मिल जाता है। तो 1950 में प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट लाया गया और फिर उससे 1969 मतलब कि 1969 करीबन 19 साल बाद इसे एक्सपायर कर दिया गया। देखिए हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की बात अभी तक कर ही नहीं रहे, सब प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट की बात की जा रही है जो करीबन 19 साल तक चला। तो अब लॉ तो एक्सपायर हो गया 1969 में। उसके बाद हमें कोई ऐसा लॉ चाहिए था जो उससे सिमिलर ही हो, ताकि सीरियस सिचुएशंस को, जैसे अमृतपाल सिंह की थी, उन्हें हैंडल किया जा सके। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट के एक्सपायर होने के बाद। यह जो एक्ट था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यह एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ये पावर देती है कि किसी को भी बिना किसी सबूत वगैरह के सिर्फ शक के आधार पे गिरफ्तार कर सकती है, ताकि वह इंसान किसी भी पब्लिक सेक्टर में तमाशा या बखेड़ा खड़ा ना कर सके। और इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव ये था कि जैसे प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट में 3 महीने तक सलाखों के पीछे रखा जाता था, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 12 महीने तक यहाँ पे कैद करके रखा जा सकता है, जैसे कि अमृतपाल सिंह जी को रखा गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की, तो देखिए ये जो 12 महीने का है ना, ये असल में मैक्स टू मैक्स पीरियड है। जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट में 3 महीने के बाद कुछ ना कुछ प्रूफ देना पड़ता था, वैसे ही नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में 12 महीने के बाद भी प्रूफ देना पड़ सकता है। लेकिन अगर सरकार को कोई या पुलिस को कोई ऐसा सबूत मिल जाए कि उस व्यक्ति पे अभी भी शक है हमको, तो उस 12 महीने के टाइम पीरियड को असल में और बढ़ाया भी जा सकता है। ये बिल्कुल हमारे कानून के दायरे में ही है।
और यहाँ तक कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अगर किसी को कैद किया जाता है तो उसे उसके बेसिक राइट्स भी छीन लिए जाते हैं। मतलब कि जो राइट टू इन्फॉर्म्ड है, मतलब कि हमें पकड़ा क्यों जा रहा है, हमें कैद क्यों किया जा रहा है, यह भी हक अधिकार उससे छीन लिया जाता है। हालांकि इस लॉ के अलावा जो सीआरपी का सेक्शन 50 है वो यह अधिकार प्रोवाइड करता है सामान्य जनता को कि वो पूछ सकता है कि आखिर उसे गिरफ्तार सलाखों के पीछे क्यों किया जा रहा है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में यह हक भी उससे छीन लिया जा सकता है। हालांकि यह हक बिना कारण बताए एक पार्टिकुलर इंसान को 5 दिन तक अरेस्ट किया जा सकता है, या फिर कोई एक्सेप्शनल केस है कि बहुत ही कोई बड़ा रीज़न है, बहुत ही बड़ा तमाशा किया एक इंसान ने या आगे जाने की बहुत बड़ी आशंका है, तो उसे मैक्स टू मैक्स 10 दिन तक बिना किसी वजह के अरेस्ट किया जा सकता है। बाद में उन्हें पुलिस को प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर अरेस्ट किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के अंदर पेश करना पड़ेगा। तो देखिए, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 जो है हमारे सरकार का, तो कोई भी जो अरेस्टेड पर्सन है उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के केस में एक राइट है उसके पास, जैसे राइट टू कंसल्ट वगैरह, राइट टू डिफेंड, या फिर कोई लीगल एडवाइज़र, प्रैक्टिशनर, कोई वकील रखना चाहता है वगैरह, तो ये सब उसकी चॉइस की होनी चाहिए, ये सब आप उससे नहीं छीन सकते। तो ये संविधान का आर्टिकल 22 क्लॉज 1 मेंशन करता है। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तो आपको सब कुछ समझ गया होगा। तो पहले तो हमने समझा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, उसके बाद पूरा हमने हिस्ट्री समझी उसकी, उसके बाद हमारा संविधान क्या कहता है और फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या कहता है ये भी हमने समझा। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उसकी निंदा बदनामी, बहुत सी गालियाँ तक देते हैं लोग, क्योंकि इसकी कोई एफआईआर नहीं होती है। देखिए, बहुत ही सीरियस इशू है। जब भी एनएसए किसी पे लागू हो जाता है तो इसको किसी को बताया नहीं जाता है, बस आदमी को उठा के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, और यहाँ तक कि इसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता। यहाँ तक कि आज तक हमें पता नहीं है कि एनएसए जितने भी लोगों पे लागू हुआ है उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। देखिए, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी है, ये हर एक क्राइम की रिपोर्ट लेके आता है कि हर साल में कितने क्राइम हुए, कौन कौन से क्राइम हुए, कितने कितने तरीक़ों से लोगों की मौत हुई है। ये पूरा रिकॉर्ड एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इंडिया का प्रस्तुत करता है। लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की बारी आती है, एनएसए के केसेस को अपने पास में इंक्लूड नहीं कर पाता, क्योंकि एफआईआर ही दर्ज नहीं होती, डायरेक्टली एक इंसान को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि ये बहुत गलत बात है, इसमें बदलाव होना ज़रूरी है। अगर पकड़ के डाल दिया जाता है जेल में तो बाद में भी एफआईआर पुलिस के द्वारा ही रजिस्टर्ड की जा सकती है, एटलीस्ट गिनती तो होगी कम से कम। तो बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहस करते हैं कि जो हमारे पॉलिटिक्स में एनएसए का काफ़ी ज़्यादा गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जो छोटे लोगों को पे दबाव धमकियाँ वगैरह देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिटिशियंस वगैरह द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मुझे पर्सनली लगता है कि जब ऐसा कोई नियम बनाया जाएगा जिसकी गिनती तक नहीं होती, तो फिर इसके ऊपर दुरुपयोग तो इसका होगा ही। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें ज़रूर बताइए। और आप इसमें बदलाव की कोई उम्मीद रखते हैं तो भी हमें ज़रूर बताइए, और क्या बदलाव होना चाहिए आपके हिसाब से वो भी आप हमें बता सकते हैं। बाकी इसके अलावा वीडियो में आपको ऐसा लगता है कुछ छूट गया तो वो भी हमें बताइए, अब हम अपनी राय भी दे देते हैं इसमें। देखिए, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है ना, ये एक्ट बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके ऊपर एक अलग से सरकार को निगरानी के तौर पे रखना चाहिए। सबसे पहले तो इसकी काउंटिंग होनी चाहिए कि मतलब कितने एनएसए द्वारा एनएसए द्वारा कितने एक्ट किए जा रहे हैं, और पुलिस किसी को भी यूं ही ना पकड़ ले जाके। तो इसके लिए एक डॉक्यूमेंट भी इशू की जानी चाहिए उस जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जिस इंसान को गिरफ्तार किया जा रहा है, उस इंसान के नज़दीकी 5 रिश्तेदारों को एक लेटर ऑफ डॉक्यूमेंट तो भी देना चाहिए, जिससे एक आईडी उन्हें प्रोवाइड की जा सके जो बाद में वो कोर्ट में प्रस्तुत कर सके, और उस आईडी के बेस पे ही काउंटिंग की जाएगी कि कितने केसेस असल में हमारे इंडिया के दायरे में यह लागू किए गए हैं, ताकि आगे जाके इसकी काउंटिंग भी की जा सके। क्योंकि काउंटिंग नहीं होगी तो इसे एक तरह से ओवर फ्रीडम के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए लायकी से ज़्यादा अगर पावर किसी को दी जाए तो उसका ज़रूर दुरुपयोग करता ही है। और हम इंडिया में जुगाड़ू लोग हैं, कैसे कैसे करके लोग पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, कुछ बड़े आदमी हाईमारी के चक्कर में बन जाते हैं, और बाद में मालूम पड़ता है कि वो अपनी पावर्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से तो इसकी काउंटिंग होने के लिए एक आईडी के रूप में ही, लेकिन ज़रूर
इसका रिकॉर्ड ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। रिकॉर्ड देखिए, अरेस्ट करने के बाद भी वो रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है, तुरंत अरेस्ट किया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि बाद में एफआईआर भी दर्ज नहीं की जा सकती। एफआईआर ज़रूर दर्ज की जा सकती है और काफ़ी ज़्यादा इसमें बदलाव की मुझे उम्मीद है। हिंसा इतने भड़क गई है, तस्वीर तुसी देख रहे हो, हिंसा, पत्थर डले, तमाम तरह की हिंसा इतने हो रही है। देखो तुसी तस्वीर तुसी कंट्रोल किया जाए, भावनावां जो ने उन्होंने कंट्रोल किया जाए। हालांकि दूसरे पास घोड़ा जो है घोड़े आ गया है, घोड़े के उत्ते जो है एक तस्वीर तुसी देख रहे हो, घोड़ा जो है इतने पहुंच गए। बड़े तमाम तरह की हिंसा इतने हो रही है। देखो तुसी हिंसा जो है तस्वीर तुसी देख रहे हो, तस्वीर। A large number of Sikh devotees had gathered in the sprawling and impressive campus of the Golden Temple to take part in the ceremony to mark the 30th anniversary of the attacks inside the temple, the military action that is known as Operation Blue Star in 1984. So today was the 30th anniversary, and what we are told that the clashes occurred following a small dispute, a very minor dispute as to who would address the ceremony first. One group wanted to address first, the other opposed it, and that led to clashes. People started attacking each other with swords and with sticks, which left a dozen people injured. And now the police has restored calm. Prayer services have been restored, and some arrests have been made by the police.